ठीक है, चलो ना, वी शुड स्टार्ट। देखो, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो फोर्स है। आज से मैं ही तुम्हारा ये सब चैप्टर लिया करूँगा फिजिक्स का। बिकॉज सर ने वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जब मैं लॉकडाउन में घर में फंस गया था। तो ही वॉज टेकिंग द क्लासेस, बट आई विल बी रेगुलरली टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, फोर्थ चैप्टर वी आर स्टार्टिंग। दिस चैप्टर्स इंट्रोडक्शन इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू नो, है ना। सभी जानते हो फोर्स किसको बोलते हैं करके। ये पुलिस फोर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, ये साइंस का फोर्स है ना। हिंदी में तुम क्या बोलते हैं इसको? बल, है ना। बल बोलते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। तुम्हें ये बात पता होगा कि नाइन्थ में जो भी टॉपिक्स हैं वो 11th में रिपीट होते हैं। टेंथ में जो भी टॉपिक्स हैं वो ट्वेल्थ में रिपीट होते हैं। जैसे तुमने एट्थ में जितने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, है ना, वो टेंथ में रिपीट होंगे। तो ऐसे दो दो ईयर्स में ना टॉपिक्स रिपीट होने लग जाते हैं थोड़े थोड़े। एट के बाद, एट 2 साल के बाद, है ना, हर साल नहीं। तो दैट इज देयर। आज पता नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ये बोर्ड बहुत ज़्यादा। रुको। हाँ, कम ऑन। ठीक है, चलो। वेट करना ना, एक मिनट, बहुत ज़्यादा अटक रही है। वेट अराउंड। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ फोर्स। फोर्स क्या है, कैसा है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, क्या यूज होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा जा करके आगे इसमें हम लोग प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर तो थोड़ा लास्ट ईयर तुमने देखा ही था, है ना। फोर्स इज समथिंग जो बहुत कॉमन है, बल। ठीक है। कितने प्रकार के मतलब फोर्स के बिना तुम कोई काम ना ऐसे एज सच कर नहीं सकते हो। जैसे कि तुम्हें कोई भी चीज करना हो, पेन उठाना हो, बॉल किक करनी हो, ठीक है, चलना हो, तो हर हर चीज में तुम्हें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ता ही है। ठीक है, याद रखो, दिस इज अगर मैं बोलूँ कि कोई एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ग्रास्प में होना चाहिए फिजिक्स में, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही है वो। ठीक है। ट्राई करना कि एज मच एज क्वेरी पूछो तुम, है ना, वैसे भी रैंडम क्वेरी भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, कि जो अजीब अजीब तुम्हें लग रहे हैं जो सवाल, उनको भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हम लोग फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और पुल से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है। ये तो पहले भी पढ़ रखा होगा ये डेफिनेशन। ठीक है, तो यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है। फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे आगे जाकर के, कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फिर क्या देखेंगे अपन?
लॉ, फर्स्ट लॉ देखेंगे, है ना, सेकेंड लॉ देखेंगे, थर्ड लॉ देखेंगे। थर्ड लॉ तो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर मूवी वूवी में भी बोल देते हैं, ऑल दो गलत एक्सप्लेन कर देते हैं, मजाक के तौर पे बोल देते हैं, बट नाम तो आते रहता है थर्ड लॉ का। ये किनके लॉज हैं? ये न्यूटन के लॉज हैं, ठीक है ना, न्यूटन के लॉज हैं ये। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? देखो हम लोग देखेंगे कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ जो दिया ना, तो न्यूटन से पहले ही गैलीलियो ने कुछ स्टडी कर रखा था, ठीक है। ऐसे बहुत सी बातें हैं गैलीलियो की जो आगे जाके गलत साबित हो गई, लेकिन गैलीलियो की ये वाली स्टडी फर्स्ट लॉ को लेकर के उसने खुद भी कुछ पढ़ाई कर रखी थी, न्यूटन से पहले ही पढ़ रखा था कुछ कुछ। पढ़ रखा था मतलब बुक से नहीं पढ़ रखा था, एक्सपेरिमेंट रिसर्च एंड थिंकिंग से कर रखा था, ठीक है। इनके ऊपर चलते रहेगी। फर्स्ट लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है। पेड़ को हिलाने से फल क्यों गिर जाते हैं, ठीक है, चादर को मारने से उसमें से धूल क्यों गिर जाती है ना, वाई इज इट सो दैट, hundreds of examples are there, like why is it so that when you hit a stack of कैरम कॉइन्स, है ना, एक कैरम कॉइन का स्टैक रहेगा और नीचे में बस मारते तो ऐसा होता है ना कि बाकी सब लोग वहीं पे नीचे गिरते हैं, है ना, और बस नीचे वाला खिसक जाता है, देयर इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट, पूरा गिर जाना चाहिए तो ऐसा लगते रहते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि ग्लास है मान लो, उसमें अगर एक बुलेट मार रहे हो, बुलेट, ठीक है ना, तो देखे होगे कि सिर्फ एक छोटा सा क्रैक आता है, बट अगर एक ग्लास है उसमें अगर एक तुम पत्थर मारो, स्टोन, ठीक है ना, तो क्या होगा, पूरा शैटर हो जाएगा ये। क्यों होता है कोई बता सकता है? चलो देखते हैं, कमेंट में ट्राई करो बताने का। स्टोन मतलब शैटर हो जाता है, शैटर मतलब कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, चूर चूर। स्टोन बड़ा है इसलिए ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं बता पा रहे? चलो देखेंगे ही इस सब चीज़ों को, है ना। फिर प्रेशर क्या होता है? वही बचपन वाली बात दोबारा, जब तुमने एट्थ क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा। प्रेशर किसको बोलते हैं? वही पुराना डेफिनेशन, फोर्स अपॉन एरिया रहा करेगा, ठीक है। फिर इस साल वही एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन मतलब बैग के स्ट्रैप पतले क्यों होते हैं, मोटे क्यों होते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ जाएंगे, है ना, रॉकेट कैसे उड़ते हैं, कैसे रॉकेट प्रोपेल होते हैं अपर एटमॉस्फेयर तक, हम उनको कैसे पहुंचाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत हुआ ये सब बात, चलो स्टार्ट ही करते हैं। इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसको ना तुम बिना फॉर्मल इंट्रोडक्शन के समझ ना सको। फोर्स, ठीक है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ, फोर्स इज अ पुश और पुल acting on an object which changes or tends to change, which changes और tends to change, ठीक है ना, which changes और tends to change, क्या क्या चीज़ को चेंज करते हैं? स्पीड, शेप, साइज, डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी।
गुड मॉर्निंग नीतू, अभी आई हो? अभी जस्ट शुरू हुआ है, इससे पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे भी लाइट नहीं थी क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई नो इट वॉज अ वेरी टफ नाइट। देखो, आ, इस डेफिनेशन को ना, अब तुम नाइन्थ में आ गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तो मैं ओवर स्ट्रेस नहीं करूंगा। जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा। देखो, पुश और पुल तो है, चाहे कैसा भी तुम फोर्स लगा रहे हो, वो पुश या फिर पुल के कैटेगरी में आ ही जाएगा। ठीक है। जैसे कि ये पेन है मान लो, है ना? तो ये पेन को अगर मैं ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक्चुअली मैं उसको पुश कर रहा हूँ। और जब मैं उसी पेन को ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर के जा रहा हूँ, है ना? डिफरेंस देखो, एक बार में मैंने ऐसे करके लेकर के गया, ये पुश है, ठीक है ना? और अब जब मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ तो नीचे पुल कर रहा हूँ, मैं समझ रहे हो ना? पुल कर रहा हूँ। अब ये तो बहुत इतनी ज़्यादा बेसिक बात है कि आई डोंट थिंक इट नीड्स अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। कि तुम किसी बॉल को किक कर देते हो तो इट्स अ पुश। चाहे कैसा भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, है ना, वो पुश या फिर पुल में ही आ जाएगा। ठीक है। तुम ट्राई करना ऐसे एग्जांपल ढूंढने की जिसमें कोई पुश या फिर पुल ना हो, नहीं मिलेगा तुम्हें। हो सकता है तुम ना समझ पा रहे हो कि कैसे पुश या फिर पुल है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। विथ चेंजेस, है ना, या तो चेंज कर देगा, है ना, या फिर टेंस, टेंस मतलब ट्राइज, और ट्राइज टू चेंज, है ना? जैसे कि यार तुम दीवार को धक्का लगाते हो, ठीक है, तो दीवार मूव ही थोड़ी हो जाती है। दीवार मूव तो नहीं हो जाती है। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि फोर्स हमेशा चेंज ब्रिंग आउट कर दे। ठीक है। हो सकता है बस ट्राई कर रहा हो चेंज लाने का। ठीक है ना? अब स्पीड क्या होती है जानते ही हो। अगर कोई ऑलरेडी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और अगर उसको और धक्का दे दो तो और ज़्यादा स्पीड से चलने लग जाएगा, हो सकता है 15 किलोमीटर पर आवर से चलने लग जाए। ठीक है, बियर विथ मी, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। चेंज स्पीड, चेंज स्पीड मतलब जब तुम ये बॉडी ऑलरेडी इधर चल रही थी और तुमने धक्का लगाया, तब तो बढ़ गई, तो कम भी हो सकती थी, है ना? वर्ड समझ रहे हो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? फोर्स को मैं एफ से डिनोट करूंगा, और स्पीड को चलो मैं मान लेते हैं कि तुम्हें मालूम है स्पीड को ना हायर क्लासेस में एस से ना डिनोट करके वी से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक वर्ड आता है आगे जाके वेलोसिटी, सुना होगा सबने, वेलोसिटी, है ना? तो लेकिन स्पीड के लिए भी मैं ना वी यूज कर दिया करूंगा। एस को किसके लिए यूज करते हैं? जनरली एस को डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, जनरली। ठीक है, ये अजीब लगेगा तुम्हें, बड़े क्लासेस के अलग ही चोचले हैं, समझो। ठीक है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कभी भी डिस्टेंस को डी से नहीं करेंगे अब, ऐसा नहीं है, होगा, है ना? बाकी इस क्लास में तुम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस तरीके के फॉर्मूले पढ़ोगे, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग की पहले से हैबिट सुधर जाए, इसलिए अपन ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है। तो देखो, एक बात बोलूं यहाँ पे, अगर तुम्हारे वेलोसिटी से या फिर स्पीड से एंटी पैरेलल होगा, ये वर्ड ना एग्जाम में आते हैं ओलंपियाड में वगैरह वगैरह में, एंटी पैरेलल होगा फोर्स, तो तुम्हारी स्पीड घटेगी, स्पीड कम हो जाएगी, है ना? ये पैरेलल हुए, ठीक है, ये एंटी पैरेलल हुए। ठीक है ना? पैरेलल लगभग दोनों ही है, मतलब ब्रॉडर सेंस में बोले तो। ठीक है, बट टेक्निकली इसको पैरेलल बोलते हैं, टेक्निकली इसको एंटी पैरेलल बोल देते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैरेलल थे देखो। ठीक है, नहीं समझ में आया था तो तुरंत रोक के पूछना। डायरेक्शन भी बदल ही सकता है, समझ ही रहे हो? कोई भी फोर्स डायरेक्शन बदल सकता है, कैसे? कोई गाड़ी आ जा रही है, तुम इधर से जोर से धक्का मार दो उस गाड़ी को, जो गाड़ी इधर आ रही थी, है ना, अब वो थोड़ा सा ऐसा चलने लग जाएगी, हो सकता है इस पाथ में चलने लग जाए, तुमने जोर से लात मार दी, है ना? ट्रक को लात मत मारना भाई, ठीक है? तो छोटी सी खिलौने वाले गाड़ी को सोच लो। ठीक है। फिर डायरेक्शन हो गया, साइज, साइज कैसे बदलता है फोर्स लगाने से? स्पॉन्ज देखे ही होगे, स्पॉन्ज को प्रेस करते हो तो क्या हो जाता है? छोटा सा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, शेप और साइज में क्या डिफरेंस है? शेप और साइज में जो डिफरेंस है बहुत बेसिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ऐसे दो स्क्वायर बना दूं, दोनों स्क्वायर हैं और तो लग नहीं रहे होंगे तुम्हें, ठीक है, दोनों स्क्वायर हैं,
तो दोनों का ना शेप सेम है, समझ लो, शेप इज सेम, साइज इज डिफरेंट। साइज मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। तो शेप बदल सकते हैं क्या किसी का? हाँ। अगर एक रेक्टेंगुलर मिट्टी है, स्क्वायर वाली मिट्टी है, अगर एक स्क्वायर वाली मिट्टी, तो उसको मार पीट के ट्रायंगल वाली मिट्टी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। साइज तो बदल ही सकते हैं, पकड़ करके इसको और छोटा कर दो या फिर बड़ा कर दो, ठीक है। डायरेक्शन भी समझ में। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? वैसे तो स्टेट ऑफ मोशन वर्ड जो है ना वो एक बहुत बड़ा टर्म है। स्टेट ऑफ मोशन है ना, स्टेट ऑफ मोशन मतलब कैसा मोशन वो कर रहा है ना। जैसे कि जैसे कि देखो, स्टेट ऑफ मोशन एक बड़ा टर्म है, कहने का ये मतलब है कि, हाँ थोड़ा मिटाता हूँ यहाँ पे, क्लियर करता हूँ। चलो यहाँ पे समझा देता हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा टर्म है स्टेट ऑफ मोशन। कुछ भी अगर मोशन में बदल जाए ना तो हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन बदल गया है। कुछ भी बदल जाए, जैसे कि अगर कोई एक बॉल रेस्ट पे था, रेस्ट मतलब बैठा हुआ था, ठीक है, मूव नहीं कर रहा था, और अगर वो मूव करने लग जाए तो स्टेट ऑफ मोशन बदल गई बोलते हैं। अब अगर वो मूव कर रहा था और रेस्ट में आ जाए तभी भी स्टेट ऑफ मोशन बदल गई बोलते हैं। चाहे यहाँ से यहाँ हो जाए चाहे यहाँ से यहाँ हो जाए, रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन बदल गई। अगर ऑलरेडी मूव कर रहा था 10 की स्पीड से, ठीक है ना, शायद यहाँ पे तुम्हें ना दिख रहा हो, दिखना है, तब भी स्टेट ऑफ मोशन बदल के बोलते हैं ना, ठीक है। या फिर 10 की स्पीड से जा रहा था, फिर सडनली वो 20 की स्पीड से जाने लग जाए, या फिर 20 की स्पीड से जा रहा था सडनली वो 10 की स्पीड से जाने लग गए, तभी भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन बदल गई है बोलते हैं, ठीक है। रेस्ट से मोशन में लाओ, मोशन से रेस्ट में, स्पीड चेंज कर दो, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर दो। अगर अगर वो पहले इधर जा रहा था तुमने लात मार करके उसको उधर भेज दिया, ठीक है, तो भी स्टेट ऑफ मोशन बदल गई है। क्यों? मतलब स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ फिर? हर वो चीज जिससे वो मोशन डिस्क्राइब हो रही है, जिससे वो मोशन के बारे में तुम किसी को बता रहे हो, जैसे कोई गाड़ी मूव हो रही है तुम बताओगे ना कि नॉर्थ की डायरेक्शन में 80 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब मान लेते हैं उसमें कुछ बदलाव आ गया, वो साउथ की डायरेक्शन में 80 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा तुम्हें अपना स्टेटमेंट। अब तुम बोलोगे कि ये नॉर्थ में नहीं, अभी साउथ में 80 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या प्रूफ किया हमने कि स्टेट ऑफ मोशन बदल गई है, मोशन बदल गई है, अभी सेम मोशन नहीं रह गया है। 80 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ एंड 80 मीटर पर सेकंड इन द साउथ आर नॉट द सेम टाइप ऑफ मोशन। अलग अलग जगह पहुंचोगे ना, अलग अलग इफेक्ट आएगा उसका। आई थिंक आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग, so quickly revising for those who have just joined. A force is a push or pull acting on an object. ऑब्जेक्ट को ही बॉडी बोलते हैं फिजिक्स में, है ना। बॉडी मतलब ऐसा नहीं कि इंसान का बॉडी है। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज कर देता है या तो कोशिश बस करता है। जैसे दीवार को जा करके फोर्स लगाना, दीवार को फोर्स लगाओगे तो चेंज कर ही देता है क्या दीवार को ही? नीतू बोल रही है मैं तो सर कर देते हैं, दीवार को खिसका देते हैं घर में थोड़ा सा आगे पीछे। ऐसा नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई इफेक्ट नहीं निकला तो फोर्स तुमने नहीं लगाया, फोर्स लगाया है, ठीक है। चलो बहुत हुआ। इस चैप्टर में ना बहुत सारी ऐसे बातें बोलूंगा जो तुम्हें लगेगा कि ये तो शायद थोड़ा सर ने गलत बोल दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग को ऐसा लगता है पहले पहले। रुको। मोर ऑन फोर्स। अभी तो फोर्स के बारे में बहुत कुछ जानना है, ठीक है। देखो,
फोर्स का यूनिट क्या होता है? कमेंट करना मुझे। एनीवन? न्यूटन डाइन। ठीक है, चलो सही है। एक यूनिट तो न्यूटन होती है। अरे यार पता नहीं, आज मैं क्यों नहीं चल रहा है ये। अरे सब लोग न्यूटन डाइन न्यूटन डाइन। न्यूटन जो है वो एस आई यूनिट है, ठीक है। एस आई यूनिट। न्यूटन ना केजी अपॉन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही बोलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे इसका क्या मतलब है करके, ठीक है। यार याद रखना, जब स्टूडेंट्स नाइन्थ में आते हैं ना तो दे डू नॉट नो मच अबाउट मैनी थिंग्स। तो डोंट बी शाई, ट्राई टू आस्क कि सर ये कहाँ से आया वगैरह वगैरह। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ये कहाँ से आएगा। तो ये न्यूटन जो है एसआई यूनिट है, इसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, फॉर द शॉर्ट फॉर्म। न्यूटन से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि न्यूटन आइजैक आइजैक न्यूटन जो था, उसने सबसे ज्यादा स्टडी कर रखा है ना। उसी की देन है मोर और लेस फोर्स की जितनी बातें हम जानते हैं, है ना। उसी ने पढ़ा था। फिर डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है। सीजीएस। सीजीएस एक यूनिट का सिस्टम है, ठीक है ना। सीजीएस एक यूनिट का सिस्टम है जिसमें सेंटीमीटर में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, और सेकंड में नापते हैं, ठीक है। एक दूसरा सिस्टम जो है वो एसआई सिस्टम है। अभी जैसे हमने यहाँ पे बात करी, एसआई में किस में नापते हैं? मीटर में। लेंथ को मीटर में ऑब्वियसली, है ना। और मास को केजी में। और टाइम को तो सेकंड में ही नापते हैं मोर और लेस सभी यूनिट में, ठीक है। अच्छा, एक एमकेएस यूनिट भी आता है। एमकेएस क्या है? एमकेएस खुद ही मीटर, केजी और सेकंड है। तो क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है मेरे को? एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट में क्या डिफरेंस होता है करके? This is not general knowledge. This is a part of your syllabus, but not written in CBSE textbook because they think that you already know all these things. So you should know these things. बोलो, क्या डिफरेंस है एसआई और एमकेएस में? एमकेएस का फुल फॉर्म यही है, मीटर केजी सेकेंड, और उसका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसलिए सीजीएस है वो। छत्तीसगढ़ स्टेट नहीं है वो। किसी को नहीं पता एमकेएस और एसआई में क्या होता है डिफरेंस? देखो, एमकेएस यूनिट जो है ना, ये पुराना यूनिट है, पुराना। पहले कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया। अच्छा, स्टैंडर्डाइज करने का जरूरत क्यों रहता है, क्या रहता है? थोड़ा सा कहानी सुनो, ठीक है। थोड़ा सा कहानी सुनो। देखो, दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना एक ही यूनिट में मेजर करें तो अच्छी बात है, ठीक है। एक ही यूनिट में मेजर कर लें तो अच्छी बात है, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। खास करके साइंटिफिक दुनिया में तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि ना, तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, तुम्हें पता है 1 माइल, 1 माइल कितना होता है? 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है, रफली। 1 माइल जो है 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। अब जैसे मान लो फिर 10 माइल कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा मान लो कि अमेरिका जो है ना, वो ब्रिटेन के बीच में एक फ्लाइट सर्विस है, एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जाया जा रहा है, उधर से भी एक एरोप्लेन को आना है, ठीक है। आते जाते रहते हैं एरोप्लेन वगैरह, ठीक है। सेम टाइम पे भी बहुत सारे एरोप्लेन चलते हैं। अब ब्रिटेन जो है ना, वहाँ मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, वहाँ माइल यूज होता है। वहाँ के लोग माइल्स में डिस्टेंस को मेंशन करते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं ना ये, है ना। और यहाँ वाले मान लो किलोमीटर में करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना कि एक समय पे ही बहुत सारे एरोप्लेन होते हैं हवा में,
ठीक है। तो कैसे इंश्योर करते हैं कि एक्सीडेंट ना हो? ऐसे इंश्योर करते हैं वो लोग कि इनकी हाइट फिक्स कर देते हैं वो लोग। क्या करते हैं? हाइट फिक्स कर देते हैं। जैसे बोलेंगे कि तुम यार तुम जा करके ना 10 किलोमीटर पे हो ना, तो किसी को बोल देंगे तुम जा करके 20 किलोमीटर की हाइट पे हो ना। कभी कभी इसी जानकारी में गलती हो जाने के चलते, है ना, दोनों लोग को नहीं पता रहने के चलते, कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाने के चलते सेम हाइट पे आ जाते हैं और टकरा जाते हैं, जानते होगे। ठीक है, बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं। डिस्कवरी वगैरह में देखते हो कि क्रैश इन्वेस्टिगेशन होते रहता है ना? अच्छा लगता है सबको वो शो। अगर नहीं देखते हो तो देखना कभी। आजकल पता नहीं आता है कि नहीं, मैं तो बचपन में बहुत देखता था। ठीक है, अब नाउ सोचो, अमेरिका वालों ने, अब वो तो किलोमीटर में बोल रहा है, ये माइल्स में बोल रहा है, तो क्यों एक एसआई यूनिट का होना जरूरी है? मान लो अमेरिका से एक फ्लाइट निकली है, ठीक है ना, और इन्होंने बोला है ना, इन्होंने ये बोल दिया मान लो कि हम लोगों ने 16 किलोमीटर पे, है ना, 16 किलोमीटर हाइट पे एक प्लेन भेजा है करके। ठीक है, ये जब प्लेन भेजेंगे अमेरिका वाले तो खुद ही कॉल करके बताएंगे ना ब्रिटेन वालों को कि हमने 16 किलोमीटर हाइट पे एक प्लेन भेजा है। अब ब्रिटेन वालों को मान लो एसआई यूनिट का अंदाजा नहीं है, इनको नहीं पता है, ये लोग अलग यूनिट मानते हैं, दुनिया में हर जगह अलग अलग यूनिट अपनी अपनी चलाना चाह रहे हैं। तो ये 16 किलोमीटर को तो समझेगा नहीं, 16 वर्ड को भले ही समझ जाएगा, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, है ना, समझने के लिए समझो। तो ये अपने लोगों को बोलेगा कि यार उधर से 16 माइल्स पे, हो सकता है अपना यूनिटी जोड़ दे उसमें। 16 बस उसने सुना, 16 समझा, उसने बोला 16 माइल्स पे प्लेन आ रही है, ठीक है ना, तुम अपनी प्लेन को 16 पे मत भेजना। तो हो सकता है इधर से लोग जो प्लेन भेजें, ठीक है ना, हो सकता है इधर से लोग जो प्लेन भेजें वो 16 पे तो भेजना नहीं है। हो सकता है लोग खुद 10 पे बोले, 16 पे नहीं भेजना, मतलब 10 माइल्स पे भेज देते हैं, बोल देंगे मान लो 10 माइल्स की हाइट पे। ठीक है, अब हो गई ना गड़बड़। अलग अलग यूनिट में बात करने के चक्कर में इसने भी 16 किलोमीटर पे भेज दिया है, और 10 माइल्स मतलब इसने भी 16 किलोमीटर पे भेज दिया है। जाकर टकराएंगे फिर, और क्या है, डिजास्टर हो जाते हैं। समझ रहे हैं, यूनिट एक होनी बहुत जरूरी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द स्टोरी। एक ऐसा यूनिट का होना बहुत जरूरी है। और एक चीज बताऊं, ऐसी ऐसा यूनिट नहीं होने के चलते कितनी दिक्कत होती है, जैसे कि मनी में सोचो। मनी में ऐसा यूनिट है क्या दुनिया में कोई? नहीं, हर कंट्री अपनी चलाता है। डॉलर है किसी का रुपया है, समझते हो गए। ठीक है, तो देखो, करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ होता है हम जानते हैं, लेटेस्ट से फिलहाल के लिए 70 रुपीज़ है 1 मिनट के लिए, ऐसा सोचो। $1 में 70 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। इसके चलते भी बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कंफ्यूजन। आम लोगों को तो होता है, जो लोग इसके बारे में एक्सपर्टली जानते हैं उनको नहीं होता, बट आम लोगों को होता है। जैसे कि तुमने सुना है, कई बार सुना होगा तुमने, 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया करके आईआईटीज वगैरह में पढ़ने से। ठीक है, पहली बात ऐसा लगता है वाकई में 1.5 करोड़ का पैकेज लगता है, बट वो 1.5 करोड़ इंडिया में नहीं लगते रहते, वो 1.5 करोड़ यहाँ लगते रहते हैं। जिनको 1.5 करोड़ के पैकेज मिल जाते हैं ना, वो यूएस वगैरह की कंट्रीज में उतने पैसे मिलते हैं, तो वहाँ उनको 1.5 करोड़ नहीं मिलते, है ना। ऑब्वियसली वहाँ पे उनको डॉलर में कन्वर्ट होकर के मिलेंगे। ठीक है, 1.5 करोड़ के हिसाब से मिलेंगे, बट वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है। जैसे तुम यहाँ पे एक आइसक्रीम मान लो 10 रुपये में खा रहे हो ना, तो वहाँ पे वही आइसक्रीम तुम्हें 50 रुपीज़ के आसपास में मिलेगी। तो 1.5 करोड़ में हर चीज़ तुम्हें तो 5 गुना महंगी मिल रही है रफली। तो रफली ये 30 लाख के आसपास हुआ ना। ठीक है, यहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों के चलते कंफ्यूजन होता है, इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि बहुत बड़ी पैकेज लग गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट दैट सिंपल। एक ऐसा यूनिट होने से बहुत काम सरल रहता है। कभी पूछना मेरे पास आओ तो बताऊंगा लंबे में। ऑल्दो राइट नाउ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट दिस यूनिट्स एंड अंडरस्टैंड देयर वेरी इंपॉर्टेंस, व्हाई वी आर स्टडिंग देम। तो एमकेएस एक पुराना यूनिट है, तो लोगों ने देखा कि एमकेएस जो है ना सही है। ठीक है, सही है मतलब अच्छा फिट हो रहा है ये, हर जगह यूजफुल हो जा रहा है हमारे लिए, काम कर रहा है ये यूनिट। इसका क्या मतलब है, मतलब क्या बोले जा रहा हूँ आप? अच्छा है, जैसे कि 1 मीटर जो लेंथ है ना, वो काफी कॉमन लेंथ है। ठीक है, जब तुम वन एक कदम लेते हो ना, थोड़े बड़े हो जाओ, अभी तो छोटे छोटे कदम लेते हो, छोटे होते हो, एक कदम लेते हो तो रफली वो 1 मीटर का होता है, रफली 1 मीटर से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है,
जो केजी भी है वो 1 केजी सही लगता है, क्योंकि 1 केजी सब्जी लाते हैं लोग, है ना। अगर 1 केजी सब्जी लाते हैं तो घर में ज़्यादा ज़्यादा प्राय प्राय सभी काम हो जाते हैं। एक घर में 5 लोग अगर रहते हैं तो 1 केजी सब्जी ठीक रहती है। समझ रहे हो, मतलब केजी यूजफुल लगने लगा उनको बाकी यूनिट्स के मुकाबले। ठीक है, सेकंड तो फिर था ही। तो इसकी यूजफुलनेस के चलते ज़्यादा अच्छा, डे टू डे लाइफ में ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से मेजर कर सकने के चलते ये पॉपुलर होने लगा। तो जब ये पॉपुलर होने लगा ना एमकेएस यूनिट, तो हमने क्या किया, एमकेएस यूनिट में कुछ और स्टैंडर्ड चीज़ें डालने की कोशिश करी। एमकेएस में 3 ही चीज़ें थी पहले, तो हमने एमकेएस में बोला कि आज से हम करंट को भी स्टैंडर्डाइज कर देंगे, करंट को एम्पियर में नापेंगे। और हम किसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे आज से, ठीक है, टेम्परेचर को भी कर देंगे इसमें। पहले इसमें टेम्परेचर नापने का कुछ नहीं था, वो केल्विन हो जाएगा आज से। ठीक है, और ऐसे कुछ कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो ये ऐसे चीज़ों को मिला करके जो बनाया गया ना, इसी यूनिट को अब एस आई यूनिट कहते हैं। एस आई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, समझ लो, फ्रेंच वर्ड है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मान लो फिलहाल, तो फ्रेंच वर्ड सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे होगे, एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन है एस आई यूनिट। ठीक है, मीटर केजी, मीटर केजी और सेकेंड। ठीक है, और क्या क्या होता है भाई, भाई तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए। एमकेएस तो 3 चीज होंगे ना, एमकेएस एक चीज नहीं है, 3 यहाँ पे रख दिए गए हमने, और एक यहाँ पे, और आगे। डज एनीबडी नो इस लिस्ट में और कौन कौन आता है? 7 लोग रहते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट है। ये इतने बेसिक है, इतने जरूरी हैं कि इनका नाम फंडामेंटल रखा गया है। लेंथ, लेंथ जिसको डिनोट कैपिटल एल से करते हैं, है ना, डिनोट करते हैं, डिनोट कैपिटल एल से करते हैं, नापते मीटर में है, तो यूनिट में नीचे में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, देखते जाओ इस चीज को, दिस यू शुड लर्न। है ना, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल, मेरे को लग रहा है सब लोग सो रहे हो, आप लोग सो ही नहीं होते। लेंथ, मास, ठीक है, जिसको केजी में नापते हैं, डिनोट कैपिटल, केजी में नापते हैं, डिनोट कैपिटल एम से करते हैं, है ना। और तीसरा क्या है, टाइम, टाइम जो है वो टी से के से नापते हैं, अरे क्या बोल रहा हूँ, टी से नापते हैं। और सेकंड, सेकंड इसकी यूनिट होती है। और क्या होता है, जैसे मैंने बताया, टेम्परेचर है, ये याद होनी चाहिए तुम्हें लिस्ट, है ना। टेम्परेचर को के से नापते हैं। ठीक है, टी तो इसको दे दिया ना, टी उसको दे दिए, तो इधर। इसके अलावा फिर करंट है, करंट को हम लोग, ठीक है, कभी कभी तुम इसको आई लिखा हुआ देखोगे, कभी कभी ए लिखा हुआ देखोगे, है ना, कोई उसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा मान लो कि ए से नापते हैं, फिर तो मान लो ए क्या है, एम्पियर है ना? एम्पियर नाम के बंदे ने इसके बारे में स्टडी किया था, तो उसके नाम पे इसके यूनिट को रख दिया गया है। कितने हो गए, 5। फिर और क्या आता है, नंबर ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे तुम बोलते हो ना, मेरे पास 10 पेन है, 20 पेन है, ठीक है, ठीक है, स्वामी सही सही बोल रहे हो तुम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको ना हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एन मतलब नंबर। ठीक है, और इसका यूनिट थोड़ी होगा, मेरे पास 20 पेन है, तो मेरे पास 20 क्या बोलूँ, बस 20 पेन है तो है 20 पेन। मेरे पास 100 बस है, ठीक है, उसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, बाकी मान लो इसको डिनोट एन से करते हैं करके। और एक होती लुमिनोसिटी, हमेशा मोल ही इसकी यूनिट नहीं होती, है ना, हमेशा मोल ही इसकी यूनिट नहीं होती, चलो मान लेते हैं लेकिन मोल है, मोल इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, आई एक्सेप्ट, मोल इसकी यूनिट होती है, चलो। मोल मतलब वो केमिस्ट्री वाला मोल। लेकिन मोल कितना इम्प्रैक्टिकल यूनिट है, सोचो। जब तुम्हें ये नापना है कि कितना गैस रखा हुआ है चैम्बर में, तो हो सकता है 1 मोल गैस रखा होगा किसी कंटेनर में, किसी कंटेनर में 2 मोल रखा होगा, बट अगर मैं बोलूँ मेरे पास कितना पेन है, तो मोल से कैसे नापूंगे? 1 मोल तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ना मतलब 1 मोल में कितने लोग रहते हैं, एक एवोगेड्रो नंबर ऑफ लोग रहते हैं। वन, मतलब 1 मोल में, ठीक है, कितने लोग रहते हैं?
6.022 इंटू 10⁻23 लोग, इतने पेन है क्या तुम्हारे पास? 10⁻23। तो ये दुनिया में हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, इसलिए सिर्फ मोल में नापना उतना प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे हमेशा मीटर में भी नापना प्रैक्टिकल नहीं है हर चीज़ को। जैसे यहाँ से लेकर के मुझे मान लो मार्स तक जाना है तो कितना मीटर है थोड़ी बोलूंगा, है ना। उसके लिए अलग अलग यूनिट होते हैं। और लुमिनोसिटी होती है। लुमिनोसिटी मतलब और कुछ नहीं, ब्राइटनेस है समझो। जैसे तुम्हारे घर में मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारा कितना वजन है, ठीक है, कितना वजन है, तो तुम बोल दोगे 10 kg है। तो तुम 10 kg के नहीं होगे, तुम हो सकता है 30 kg के होगे, 40 kg के होगे, ठीक है। बट मैं अगर बोलूँ तुम्हारे बल्ब की कितनी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस, ठीक है, तो तुम अटक जाओगे, क्या बोलोगे? धीमा धीमा जलता है बोलोगे, है ना? ज्यादा ज्यादा जलता है बोलोगे। तो ऐसा ना बोल करके उसको भी यूनिट देते हैं हम, ठीक है ना। तो कैंडेला उसकी यूनिट होती है, कैंडेला बस एक टर्म है, ठीक है। ल्यूमेन भी बोलते हैं, चलता फिरता एक दूसरा यूनिट ल्यूमेन है। लुमिनोसिटी से आता है ल्यूमेन, है ना। चलता फिरता यूनिट है, बट ऐसा यूनिट कैंडेला है जिसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी, कैंडेला को, ठीक है। तो चलो, ये ट्राई टू टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। हमने इतनी सारी डिस्कशन जो करी ना वो इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने करी है। डाइन, तो डाइन जो है ना वो सीजीएस में नापते हैं, और एसआई में न्यूटन नापते हैं। देखो ना, इसमें केजी, मीटर, सेकंड, और इसमें डाइन। डाइन को एक्चुअली में क्या बोल सकते हैं समझ रहे हो? न्यूटन का अगर नाम ये है तो डाइन का नाम क्या रहेगा? ये डायन नहीं है ना, डायन बोल देते हैं कुछ भी, चलेगा, चलो डायन बोल देना तुम अगर डायन पसंद है तो इसमें रहेगा ग्राम, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सोचो तो एक बार कैसे हुआ, है ना। केजी की जगह क्या आ गया? ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड को तो मैंने बोला हर गिवन में सेकंड की जगह से नापता है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा एक फीलिंग ले लेना, साइंस में ना फील होना बहुत जरूरी है। फील, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक न्यूटन फोर्स कितना बड़ा फोर्स है ना, ह्यूमन लोगों के लिए एक न्यूटन फोर्स कितना बड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे, बहुत बड़ा फोर्स है कि बहुत छोटा फोर्स है? जैसे देखो, जिस बंदे का मास 50 kg है ना, वो अगर किसी चीज के ऊपर में खड़ा हो जाता है, वो बस खड़ा हो जाए और कुछ ना करे, ठीक है, अगर इस बंदे का मास 50 kg है, तो ये इसके ऊपर में ना 500 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो अब इसी बात से समझ लेना, ठीक है, इंटू 10 कर देना, वो उतना फोर्स लगा रहा होगा अगर किसी के ऊपर में खड़ा हो गया है तो, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे ऊपर में तुम्हारे साइज का कोई बंदा अगर खड़ा हो जाए तुम्हारे ही ऊपर में, तो झेल लोगे ना, है ना। डिपेंड करता है कि कहाँ पे खड़ा है, तुम्हारे हाथ में खड़ा हो गया तो झेल लोगे, तुम्हारे पीठ पे खड़ा हो गया तो झेल लोगे, तुम्हारे मुंह पे या आंख में खड़ा हो गया तो थोड़ा परेशानी होगा, ठीक है। इन जनरल ये बहुत छोटा फोर्स है। भाई छोटा बड़ा तो रिलेटिव टर्म है ना, छोटा बड़ा रिलेटिव टर्म है, समझते हो ना, रिलेटिव। छोटा क्या चीज़ है भाई, कैसे बोलेंगे कोई चीज़ छोटा है? चींटी के ऊपर में ये फोर्स लगाओगे झेल लेगा क्या? तो चींटी के लिए फोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। बस, साइंस में एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। साइंस में ना एवरीथिंग इज रिलेटिव, तुमने रिलेटिव मोशन ही पढ़ लिया पिछले चैप्टर में, रिलेटिव दुनिया में आ गए हो। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि मालूम है मतलब, जैसे मैंने, तुमने इन्फिनिटी वर्ड कभी सुना है क्या? इन्फिनिटी वर्ड सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना है ये बताना मुझे ये वर्ड। मेरे लैपटॉप में चार्जिंग कम है, मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ। चलो मान लेते हैं,
छोड़ो, अगर नहीं सुनिए ना तो फिर हम मिलते हैं, डिस्कशन में करते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स थोड़ा छोटा फोर्स रहेगा हमारे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें फील आए सब्जेक्ट की है ना, क्वेश्चन बनाना, न्यूमेरिकल बनाना बाद में इजी रहेगा तुम्हारे लिए। फर्स्ट यू शुड गेट अ वेरी गुड फीलिंग ऑफ द टॉपिक। अब वो बचपन वाली बातें, क्या है बचपन वाली बातें? फोर्स के टाइप्स, फोर्स के टाइप्स। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। एक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। तुम समझते हो ना यार, अगर किसी का टाइप लिखते हैं ना तो तुम्हें टाइप का बेसिस बताना होगा। ठीक है, दु- कुछ स्टूडेंट ने इसी बात को ग्रास्प करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। बेसिस का टाइप तो बताओ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कितने प्रकार के इंसान है, ठीक है, तो कोई बंदा थोड़ी डायरेक्ट आंसर दे सकता है। हो सकता है कोई जेंडर के बेसिस में बोल दे, दो टाइप के इंसान है, मेल और फीमेल, है ना, तो फिर हो सकता है कोई और किसी टाइप से मैं बोल दे कितने प्रकार के इंसान है, तीन प्रकार के इंसान है, गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान और रिच इंसान। ठीक है, कोई और किसी कैटेगरी में बोल दो, ठीक है, जैसे कि अच्छे इंसान, बुरे इंसान। ठीक है, तो बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, पहला बेसिस जो है ना वो बेसिस, पहला बेसिस हम कॉन्टैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बेसिस में जानते हैं, बचपन में पढ़ रखा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस सर दो है ना जिनके लिए कॉन्टैक्ट नेसेसरी है, वर्ड्स में लिखना। ठीक है, बुक्स में देखना और वर्ड्स में लिखना एक बार। मैं इसलिए जल्दी भगा रहा हूँ क्योंकि ये 8 क्लास का पार्ट है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दे एक्ट थ्रू, दे, ऐसे लिख देते हैं, फॉर देम कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, देखो, जैसे कि ना कॉन्टैक्ट फोर्स में एक एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जैसे मैं पेन को पकड़ा हुआ हूँ ना, तो मस्कुलर फोर्स के चलते ही पकड़ा हुआ हूँ। किसी को तुम थप्पड़ मारते हो ना, तो मस्कुलर फोर्स के चलते ही मारते हो। ठीक है, मस्कुलर फोर्स बिना कांटेक्ट के, तो बिना कांटेक्ट के थप्पड़ मार दोगे क्या? ठीक है? इसके एग्जाम्पल और आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। मैं तुम्हें थोड़ा वैसे वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं थोड़े अलग वाले। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब सही, नॉर्मल, सिंपल सिंपल चल रहे हो तो नॉर्मल बोलते हैं क्या? सही सही जा रहा है तो नॉर्मल है बोल दो। देखो, जब जब तुम खड़े होते हो ना किसी भी जगह पे, ठीक है, जब खड़े होते हो तो यहाँ पे तुम टच कर रहे हो, देख रहे हो, यहाँ पे टच कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें तो पता है तुम जमीन पे फोर्स तो लगा रहे हो अपने वजन के चलते। तो तुम जो इस खड़े होने वाले पे जगह पे लगाते हो, चाहे वो जमीन रहे, चाहे बोर्ड रहे, चाहे कुछ भी रहे, प्लेटफॉर्म रहे, तो जो फोर्स तुम लगाते हो ना इस पे, वो एक नॉर्मल फोर्स कहलाती है। क्योंकि तुम उसको लगा रहे हो, तो थर्ड लॉ से तुम्हें भी थोड़ा पता होगा, ऑल दो सीखेंगे इस क्लास में, तो जमीन भी तुम्हारे ऊपर में एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली, दो डिब्बे रखे हुए हैं, मान लो डिब्बा बॉक्स वन, बॉक्स टू। बॉक्स वन है और बॉक्स टू है, सुनते जाओ कहानी की तरफ। तो बॉक्स वन बॉक्स टू पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसको भी नॉर्मल बोलेंगे, और बॉक्स टू बॉक्स वन पे जो लगा रहा होगा उसको भी नॉर्मल बोलेंगे। ये नॉर्मल ना सिंपल वर्ड नहीं है ना। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर साइंस में। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। देख पा रहे हो?
ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है नीचे वाला, ये सरफेस के ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है ये इंसान, है ना। इस इंसान को भी जहाँ पे टच है ना उसका फिट उससे परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा फोर्स, इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ये टर्म जिंदगी में बहुत बार आएगा तो इसे सीख लो। ठीक है, जैसे ये देखो, मैं हाथ को जोड़ रहा हूँ ना, नमस्ते नहीं कर रहा हूँ, हाथ को जोड़ रहा हूँ तुम लोग को, तो ये वाला हाथ जो इस पे फोर्स लगा रहा है ना, इस वाले हाथ पे जो फोर्स लगा रहा है वो भी परपेंडिकुलर लगा रहा है, और ये वाला हाथ भी इसके ऊपर में जो फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर लगा रहा है, मतलब एकदम इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, है ना। जब भी दो चीजें कंटैक्ट में आती है ना, इस टाइप की चीजें, तो नॉर्मल फोर्स लगते रहता है। अब कोई बंदा बोलेगा सर ये मस्कुलर फोर्स भी तो है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये मस्कुलर फोर्स भी है, ये तुम मसल से लगा रहे हो, और नॉर्मल भी है। ठीक है, लेकिन जब इन दो चीज़ों को मैं टच करा दूं, है ना, इन दो चीज़ों को टच करा दूं तो सिर्फ नॉर्मल लग रहा है ना, उस वाले फोर्स का नाम मस्कुलर नहीं रखोगे, पेन का मसल्स थोड़ी है। ठीक है, इस साइड आते हैं एक मिनट के लिए। ठीक है, फॉर देम कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी, कॉन्टैक्ट नेसेसरी नहीं है बोल रहा है, जरूरी नहीं है ना, जैसे ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे ना कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले पकड़ लेते हैं लोगों को, वो बोलते हैं कि ग्रेविटेशन के लिए कॉन्टैक्ट हमेशा नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉन्टैक्ट रहेगा तब भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रही है ना, तुम अभी धरती पे खड़े ही तो हो, हवा में उड़ तो नहीं रहे हो फिलहाल, तो तुम जब अर्थ से टच में हो तब भी कॉन्टैक्ट, तभी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स काम करेगा। इवन व्हेन यू आर इन कॉन्टैक्ट देन ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वर्क, है ना। फॉर देम कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है नेसेसरी, मतलब कॉन्टैक्ट रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन हो गया, और मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, आगे जा करके और भी देखोगे, है ना। और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं एक मिनट के लिए। फ्रिक्शन समझते हो ना, फ्रिक्शनल फोर्स। चलो इसकी स्क्रीनशॉट खींचो चाहो तो। मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिज्म के चलते आता है, ठीक है, खींच लिया होगा। स्क्रीनशॉट खींच लिया करो एज एंड व्हेन नेसेसरी। अब दूसरा हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटैक्ट नहीं, है ना, देख रहे हो बेसिस चेंज कर रहे हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट कितना लगाया है तुमने। तो एक होता है फोर्स बैलेंस फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। एज द नेम सजेस्ट, बैलेंस्ड में दो और मोर रहेंगे, कम से कम दो लोग रहेंगे तभी तो बैलेंस कर पाएगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में इस साइड से कोई एक फोर्स लगा रहा है, मान लो कोई एक बंदा होगा, वो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो बैलेंस, एक ही फोर्स खुद बैलेंस्ड हो सकता है क्या, एक ही फोर्स कभी बैलेंस्ड नहीं हो सकता, दूसरे साइड से कम एक दूसरी फोर्स आनी चाहिए 10 न्यूटन की। ठीक है, दूसरे साइड से बस दूसरी फोर्स आनी चाहिए कम से कम 10 न्यूटन की, तभी बैलेंस्ड हो सकता है। फिर और अनबैलेंस्ड में, अनबैलेंस्ड तो समझ ही रहे हो, अगर एक सिंगल फोर्स लग रहा है तो हमेशा अनबैलेंस्ड है, हाँ, तो वन और मोर लिख देंगे, जैसे कि सिर्फ 10 न्यूटन कर लो, दो फोर्सेस कैसे अनबैलेंस होंगे, 10 लगा दो, मन के उस साइड से 5 लगा दो। ठीक है, तीन फोर्सेस बैलेंस हो सकते हैं क्या, आंसर दो मुझे चैट पे। कैन थ्री फोर्सेस बी बैलेंस्ड, कैन थ्री फोर्सेस बी बैलेंस्ड, है ना। ऑफ कोर्स थ्री फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड, ठीक है, सिंपल मैथ। 10, 20, 30,
ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन वाले तीन फोर्स का बैलेंस होना देखो तो, ये वाला याद रख लो। और जब एकदम सिमेट्रिक लगाओगे ना, सिमेट्रिक मतलब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री पे तीन अलग अलग फोर्सेस लगा रहे हो। ये कैसा लग रहा है समझो, एक बॉल है, उसको एक बंदा नीचे की तरफ खींच रहा है, एक बंदा यहाँ पे खड़े होकर इधर की तरफ खींच रहा है, एक बंदा पकड़ कर इधर की तरफ खींच रहा है। तो ऐसे केसेस में देखो ये अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये तो लगभग पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये लोग एंटी पैरेलल और पैरेलल हैं, बट ये लोग एंटी पैरेलल और पैरेलल ना होते हुए भी यहाँ पे भी एफ नेट जीरो आ जाता है। अगर सबने बराबर लगाया होगा तो, अगर तीनों ने बोला ना, अगर एफ एफ और एफ, सबने एफ एफ और एफ फोर्स लगाया, एफ एफ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, चाहो तो तुम बोल दो 20 न्यूटन है, इन्होंने 20 न्यूटन लगाया, लेकिन नेट नेट जीरो आ गया, नेट टोटल जीरो, कहीं जा नहीं पा रहा है वो। ठीक है, आई एम जस्ट डिफाइनिंग इट ओरली, ट्राई टू राइट द डेफिनेशन एट योर होम एंड सेंड मी द नोट्स। ठीक है, द डेफिनेशन इज two or more forces are said to be balanced when they completely cancel out the effect of each other. One or more forces are said to be unbalanced, है ना, when they cannot completely cancel out the effect of each other। ठीक है, और क्या होगी? स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल दूं। जब कोई टीम जीत ना रही हो, है ना, जब कोई टीम जीत ना रही हो, तो टग ऑफ वॉर में अगर कोई टीम जीत नहीं रही है ना, नो विन है, अगर नो विन कोई आदमी नहीं है, अगर कोई जीत नहीं रहा हो, तो बोलते हैं बैलेंस फोर्स लगा रहे होंगे दोनों टीमें। टग ऑफ वॉर क्या होता है जानते होगे सब लोग। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था मालूम, 11th क्लास तक मैंने 9th पढ़ लिया, मुझे टग ऑफ वॉर का मतलब नहीं पता था, पता नहीं कैसे, आई मिस्ड इट समहाउ। एक रस्सी होती है, उसमें समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग इधर रहते हैं, ठीक है, रस्सी को पकड़ते हैं, रस्सी इधर आनी भी पड़ेगी अगर पकड़ना है तो, ठीक है? इधर तीन मुस्टंडे लोग हैं, है ना, और उनसे भी बड़े बड़े मुस्टंडे लोग इधर है, मान लो ये आदमी को नहीं पकड़ रहे हैं, बैलेंस फोर्स लगेगा अगर दोनों बराबर फोर्स लगा पा रहे होंगे तो। रस्सी वाला गेम है टग ऑफ वॉर, खेलो कभी भी ना टग ऑफ वॉर, तो फिर हाथ में कुछ पकड़ लेना, हाथ छिल जाती है, मेरी छिल गई थी कॉलेज में। चलो, दिस इज नॉट दैट बिग अ डील। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यस या फिर नो में आंसर देना। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर इस बॉक्स से पूछें, इस बॉक्स से कि भाई तेरे ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है, तो बॉक्स क्या बोलेगा, यार लेफ्ट वाला 10 लगा रहा है, राइट वाला 10 लगा रहा है, तो नेट तो जीरो लग रहा है। ठीक है, ठीक है ना। फिर बॉक्स से पूछें कि अगर तेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है, मतलब नेट फोर्स जीरो लगने के चलते उस ऑब्जेक्ट को फोर्स फील होता है कि नहीं होता, ये बताओ बस। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में नेट फोर्स जीरो लग रहा है, दो फोर्सेस के चलते, तो उसको उस फोर्स का, वो फोर्स उसको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा महसूस होगा क्या? हाँ होता है, परफेक्ट, ठीक है ना, होता ही है, याद रखना। ठीक है, ये कंसेप्ट तुम्हें ना अभी लगेगा कि इतनी ऑब्वियस बात बता रहे हैं सर करके, बट 11th क्लास में अगर मेरे से पढ़ोगे तो तुम्हें दोबारा याद दिलाऊंगा मैं। एक मान लो एक बंदा है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये अपना, ठीक है, अंश है मान लेते हैं। अंश बोलता है कि मेरे को इधर से एक थप्पड़ लगा, ठीक है, माइंड मत करना, और इधर से एक थप्पड़ लगा 50-50 न्यूटन का, तब भी मैं नहीं रोया, क्यों? नेट फोर्स तो जीरो लगा था सर। ऐसा होगा क्या कभी? कभी नहीं। इधर से 50 लगेगा ना जब, तो भले ही नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, गाल चिपट गया होगा तुम्हारा, ठीक है, रो बैठेगा। लगा है सर बोलेगा, असली में सर अंदर से आंसू निकल गए थे बोलेगा, मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा था कि नहीं रोया करके। ठीक है, इट हैज द इफेक्ट।
it has the effect, it might be having the effect of, the balanced forces might be having the effect of changing the shape, size, ठीक है ना, इस टाइप के होंगे। बट वो कभी भी स्पीड को ज्यादा या कम नहीं कर पा रहे होंगे, सोचो तो, स्पीड को ज्यादा या कम नहीं कर पाएगा, शेप वगैरह को बदल सकता है। स्पीड ज्यादा कैसे कर देगा? स्पीड ज्यादा करने के लिए तो किसी एक साइड से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, शेप बदल जाएगा। हम्म। राइट। ये ऐसी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो मैं असाइनमेंट एक दे रहा हूँ ना, ये अंडरस्टैंड, जिससे तुम्हें बहुत डाउट आएंगे तो डरना मत। ठीक है, तुम्हें डाउट आए ही करके असाइनमेंट दे रहा हूँ, छोटा सा। राइट। 5 लाइन्स, कोई भी लाइन, घटिया घटिया लाइन भी। नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन। टेंशन। टेंशन क्या है सर, बोल दो। स्प्रिंग। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो तुम्हें अब फिर अगले साल अगले चैप्टर में पढ़ना ही है, पूरा 9th ग्रेविटेशन से भरा पड़ा है। न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इस तरह के बारे में पढ़ना। न्यूक्लियर फोर्स जब पढ़ोगे ना तो देखोगे तुम, इसके दो टाइप होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। कहाँ से पढ़ोगे? कोई भी दुनिया की बुक उठा सकते हो, या फिर विकीपीडिया में सीधे नाम को सर्च करना, नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, व्हाट इज दिस फोर्स, व्हाट इज दैट फोर्स, तो तुम्हें दिखता जाएगा। मैं एक बार मैं बता देता हूँ। फ्रिक्शन तो समझ ही रहे हो, एक बॉक्स रखे हुए हो, बॉक्स को मूव कर रहे हो, तो यहाँ जमीन वाला जो चीज़ है उसको अपोज करता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, टेंशन क्या चीज़ है, एक बार पढ़ो फिर मैं सिखाऊंगा तुम्हें। ये सभी चीज़ें फाउंडेशन में देखेंगे। टेंशन क्या होती है? ऊपर से एक रस्सी लटकी हुई है, उसमें एक बॉक्स लटका दिया हो, तो ये बॉक्स को जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा ना, बॉक्स को ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा रस्सी के चलते, रस्सी के चलते, उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है। स्प्रिंग। स्प्रिंग तो जानते ही हो, एक स्प्रिंग लगा रखा है दीवार पे, और उस स्प्रिंग के दूसरे एंड में एक मास चिपका रखा है। ठीक है, इस मास को इधर तुम पुल कर रहे हो तो स्प्रिंग भी पुल कर रही होगी अपने तरफ, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, इन सबको पढ़ना है एक बार। जस्ट रीड 1 or 2 line about them, you will be much better student who read this chapter. Okay, I'm deleting. गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा ठीक है। फोर्सेस तुम, और कुछ बातें, नोट्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, जानते होगे। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक टेबल है मान लो, इस टेबल में एक बुक यहाँ पे रखी हुई है, मेरे को लग रहा है ये बुक गिर जाएगा, है ना। मान लो बुक नहीं है, मेरा बहुत फेवरेट कॉफी मग है मान लो, यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कॉफी मग मेरा गिर जाएगा करके। ठीक है, तो मैंने एक गधे इंसान जिसका नाम आशु है, ठीक है, उस गधे इंसान को बोला कि यार इस पे थोड़ा फोर्स लगा दे, 10 न्यूटन का। उस गधे इंसान ने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि ना केवल हमें मैग्नीट्यूड बताना चाहिए, एज वेल एज डायरेक्शन भी बताना चाहिए। ठीक है, तभी काम होगा हमारा, वरना देख रहे हो कैसे डिजास्टर्स रिजल्ट आ सकते हैं।
वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स में डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 10 न्यूटन, है ना, मैं बोलूँ कि द फोर्स वॉज 10 न्यूटन, देन यू आर सेइंग ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। तुम्हें बताना होगा 10 न्यूटन लेफ्टवर्ड लगा था क्या, 10 न्यूटन राइटवर्ड लगा था क्या। ठीक है ना, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना। सिर्फ 10 न्यूटन बोलना इज नॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए जस्ट एक एग्जांपल याद रख लो, अगर इधर में 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर में 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर में, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉल रखी है, उसको दो अलग अलग बंदे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, उस पर नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स, समझ रहे हो ना, एक बंदा इधर जाने को बोल रहा है, एक बंदा उधर जाने को बोल रहा है, तो कोई इधर जाएगा वो तो, है ना, बस इसको याद रख लो कि ये कितना होगा, 7 न्यूटन होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका बताओ। क्या आंसर आएगा, परफेक्ट, ठीक है ना, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि नॉर्मल एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ पा रहे हो, नॉर्मल एडिशन लॉ, नॉर्मली क्या ऐड होता है, 3 और 4 का 7 बोलते हैं, तो नॉर्मल एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। वेक्टर में सिखाया होगा सर ने, ठीक है, गुड, ओके। अदर यूनिट्स, फोर्सेस के अदर यूनिट्स भी होते हैं। केजीएफ, मूवी देखिए। अदर वाइज, अदर वाइज नहीं भाई, अदर यूनिट। केजीएफ ये ये मूवी नहीं है। केजीएफ में ना केजी फोर्स जैसा लिखा हुआ है ऐसा मानो, ठीक है। व्हाट इज 1 केजी, याद रख लो बस, ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है ना, बस यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए बस बता दे रहे हैं। 1 केजी इज दैट फोर्स विच 1 केजी बॉडी exerts due to its due to its weight on others। बहुत सिंपल है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो 1 केजी का, है ना, 1 केजी का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक सरफेस पे रख दिया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट अपने वजन के चलते इस पे फोर्स लगा रही होगी, समझ रहे होगे ना, अपने वजन के चलते लगा रही होगी उस पे फोर्स। ठीक है, तो कितना फोर्स लगा रही है मैं बोलूंगा तो क्या बोलोगे, भाई अपने वजन के चलते लगाएगी तो तुम बोलोगे 1 केजी एक फोर्स है, 1 केजी। बस टर्म है, टर्म, आगे जाकर के तुम देखोगे कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये 10 न्यूटन के बराबर रहेगा बोला था ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना बोला था मैंने। जैसे तुम्हारा वजन अगर 50 किलो है और तुम जमीन पे खड़े हो, तो तुम जमीन पे कितना अत्याचार कर रहे हो, अगर 50 किलो के हो तो तुम 500 न्यूटन का अत्याचार कर रहे हो, है ना। तो 10 न्यूटन को 1 केजी बोलते हैं, बस एक नाम है बस, ठीक है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, तुम सीख लो बस। हाँ, और एक और कन्वर्जन याद होना चाहिए, थर्ड पॉइंट, जो 10⁵ डायन लोग जब आ जाते हैं, 10⁵ डायन लोग एक अकेले न्यूटन बंदे को मारने आए थे। डायन लोग कौन लोग, डायन, बाल तो काले होते हैं, याद रखना 10⁵ डायन जो है ना, वो 10 कितना न्यूटन है। अब मैं इसी बात पे तुम्हें ये बोलूं कि 20 × 10⁶ डायन कितना न्यूटन होगा, कितना न्यूटन होगा, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना अगर होगा थोड़ा तुम्हारे पास तो। मैंने ऐसे सुना है तुम्हारे पास दिमाग कम है करके, बट ट्राई करो तो कितना लिखूं मैं यहाँ पे, कितना न्यूटन होगा। 200, अरे हर्षो के पास तो दिमाग है यार, गलत जानकारी मिल गई क्या मेरे को। 200 आंसर होगा, है ना, सभी लोग समझ रहे होगे, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। ठीक है ना, क्या कर लो, गुड आशु, है ना, यहाँ से एक 10 इधर ले लो, 10⁵ बना दो। हम लोग जानते हैं कि जब जब हमें इतने सारे डायन लोग मिलेंगे,
तो उसको न्यूटन बोल देंगे हम लोग, है ना, 1 न्यूटन बोल देंगे उसको। ये सिंपल कन्वर्जन है, ओलंपियाड में करोड़ों बार पूछा है, करोड़ों, करोड़ बार वैसे ओलंपियाड खुद नहीं हुआ है। ठीक है, चलो, ट्राई टू टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं डायग्राम अच्छी बनाता हूँ यार, है ना, देख ले। नेशनल अवार्ड मिला था मेरे को एक बार ड्राइंग बनाने में। फेंकने में 2 बार अवार्ड मिला था। हाँ, इनफ ऑफ दिस थिंग्स। ओके, द टाइम इज नॉट देयर। टाइम खत्म होने को आया क्योंकि तुम सभी लेट आए हो, बट थोड़ा पढ़ना पड़ गया। एक बार आ जाओ ना, गैलीलियो का पढ़ते हैं फिर चलते हैं फिर। गैलीलियो, अटक रहा है, अटक रहा है। गैलीलियो, गैलीलियो गैलीलियाई नाम था इसका। ठीक है, ये एक अ, पुराने समय का थिंकर है, थिंकर। तुम्हें मालूम है ये पुराने समय में ना साइंस के ऊपर में सोचने की बहुत मनाही थी। ठीक है, मनाही क्यों थी, क्यों मना करते थे साइंस के बारे में सोचने में। उस समय लोग ना बहुत ज्यादा चर्च और चर्च की बातों को बिलीव करते थे। चर्च क्या था, चर्च जानते हैं, लोग चर्च जाते हैं वही वाला चर्च। तो चर्च की बहुत ज्यादा बातें मानी जाती थी। चर्च के जो पोप हैं, प्रीस्ट हैं, है ना, ये लोग भगवान थे पहले समझो। ये लोग जो बोलते थे, और इतने पावरफुल थे सभी चर्चेस। चर्च का पावरफुल होना मतलब क्या है, मसल वसल जिम विम जाके बना लिया नहीं। चर्च की बात कोई टालता नहीं है, समझ रहे हो, चर्च की बात कोई नहीं टालता। जैसे मान लो एक बंदा है, ये बोल दिया ना कि चर्च ये जो तुम्हें सिखा रहा है, ठीक है, कोई भी एक बात सिखा रहा है, मान लो चर्च चर्च ने ऐसा बोल दिया, मान लो कि उपवास रखो। ठीक है, अब एक बंदा बोल दिया उपवास उपवास रखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, उपवास उपवास रखने से कुछ नहीं होता है। तो चर्च एक बार बोल देगा ना पूरे गांव को, यार इसके साथ मत रहो करके, तो पूरा गांव इसको परेशान करेगा कि तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, तुम निकलो इस गांव से, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब चर्च लोग की बहुत सही चल रही थी, चर्च लोग पावरफुल थे, भगवान भगवान बोलते थे, जीसस क्राइस्ट वगैरह, काफी लोग खुश रहते थे। ठीक है, बट गैलीलियो जैसे लोग जब आए, है ना, यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस साइंटिस्ट। गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट लोग जब आए, देन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द चर्च। है ना, उन्होंने बोला कि तुमने बहुत सारी जो बातें बता रखी है कि दुनिया गोल नहीं है, चपटी है। ठीक है और धरती सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, ये सब तुमने झूठ फैला रखा है। तो इन सब लोगों के ऊपर काफी प्रताड़नाएं होती थी, काफी प्रताड़नाएं। ठीक है, इसीलिए उस एडवर्स कंडीशन में भी, इन दोज एडवर्स कंडीशन ऑफ दोज टाइम्स, कुछ सोच पाना ही बहुत बड़ी बात थी। तो ये लोग ना एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते नहीं थे क्योंकि उतने रिसोर्सेस वगैरह नहीं थे। बिगनिंग टाइम था, तो ये लोग थिंकर बोलते हैं हम लोग, सोच सोच के ये लोग साइंस डेवलप कर देते थे। ठीक है, तो गैलीलियो ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो परफॉर्म वन वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ। उसने ना, वैसे एक एक्सपेरिमेंट है बट उस एक्सपेरिमेंट में दो, सॉरी वैसे 2 एक्सपेरिमेंट है, बस उस एक्सपेरिमेंट को एक हिस्से में दिखा देते हैं बुक वाले, है ना। तो मैं बताता हूँ, देखो, उसने बोला कि जब मैं एक बॉल लेता हूँ और उसको मैं रोल करता हूँ इधर की तरफ, देखो, जब हाइट इंक्रीज हो रही है ना, हाइट बढ़ रही है ना, तो जब बॉल को करता हूँ तो स्लो डाउन हो जाता है, ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने बोला कि जब मैं बॉल को ऊपर से रोल करता हूँ, ठीक है, तब वो स्पीड अप हो जाती है, स्पीड अप। ठीक है, तो उसने क्या बोला, तो अगर ना हाइट बढ़े, देखो यहाँ हाइट बढ़ रही है, यहाँ हाइट घट रही है, तो बोला कि अगर हाइट ना बढ़े और ना घटे, और मैं फेंकूं, तो ना तो स्पीड को बढ़ना चाहिए, स्पीड को बढ़ना भी नहीं चाहिए, और स्पीड को कम भी नहीं होना चाहिए, स्पीड को कम भी नहीं होना चाहिए। देखो कितना मस्त कंक्लूजन ड्रॉ किया उसने।
अगर स्लोप अप है तो स्पीड कम होगी, अगर स्लोप डाउन है तो स्पीड बढ़ेगी। तो ना स्लोप जब अप है ना डाउन है, तो ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक। मतलब आगे जाकर के इसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज until एंड अनलेस एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था, है ना, स्मूथ है दोनों, स्मूथ, फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लग रहा है। स्मूथ एकदम ही स्मूथ करने की कोशिश करी थी उसने, जितना स्मूथ वो बना सकता था। ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी का, साइड वाइज। वैसे तो ग्रेविटी नीचे लगती है, बट ग्रेविटी का कुछ हिस्सा साइड में भी तो लगे, और यहाँ पे भी ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था साइड वाइज। ठीक है ना। तो वो बोला कि यहाँ पे ग्रेविटी रोक रही थी, यहाँ पे ग्रेविटी खींच रही थी, बट यहाँ पे ग्रेविटी ना खींच पा रही है ना रोक पा रही है, ग्रेविटी जिधर लग रही है वो तो नीचे है। उसने एक एक्सपेरिमेंट तो ये किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी तुमने सुन रखा होगा। उसने क्या किया, एक बॉल लिया, छोड़ा यहाँ से तो देखा वो सेम हाइट पे पहुंच गया। ठीक है, बोला ओके नाइस, ओके ओके, बोला ओके। ठीक है, पहुंच जा रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इफ अगर मैं थोड़े दूर में रख दूं इसको। ठीक है, थोड़े दूर में, देख पा रहे हो, दूर में भी रखा, एज वेल एज इसको थोड़ा सा ऐसे भी रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया। चलो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ, जगह कम पड़ रही है। गैलीलियो ने क्या बोला, मेरे पास बॉल है, मैं खेलने का शौकीन हूँ, खेलूंगा। यहाँ से छोड़ा, सेम हाइट पे पहुंच गई बॉल, सब जानते हैं। उसने बोला ओ ये ऐसा होता है, ठीक है। ये लिया, थोड़ा सा स्लोप कम कर दिया, फिर से बॉल लिया, है ना, अब ज़्यादा दूर तक जा पाएगा क्या, जानने के लिए देखते रहिए। ठीक है, तो उसने देखा कि फिर से, चाहे ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ी हो, ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ रही है ना, देखो कम दूरी है, बहुत दूर है, लेकिन फिर से उसी हाइट तक गया। ठीक है, उसी हाइट तक चले गया। तो गैलीलियो ने बोला कि ये बॉल को लगता है कि इस हाइट से बहुत प्यार है ना। तो उसने कंक्लूड कर लिया इन्हीं दो बातों से। क्या कर लिया, कंक्लूड, कंक्लूड कर लिया, देखिए कंक्लूडेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उसने बोला कि द बॉल वांट्स टू गो टू दिस हाइट, इट इज रेडी टू ट्रेवल एनी डिस्टेंस टू रीच दिस हाइट। thus if we will not provide this height, है ना, thus if we will not provide this height, then it will continue to move, है ना, कंटिन्यू टू मूव, अनंत काल तक, क्या चीज की तलाश में, इस हाइट की तलाश में, इस हाइट की तलाश में जाता रहेगा वो। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट ग्रेट। ठीक है, आई थिंक द एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट ग्रेट, जितनी ग्रेट उनके कंक्लूजन्स हैं। उसने कंक्लूड कर दिया द दैट वेन एवर देर इज नो फोर्स, है ना, नो फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन में नो फोर्स, वेन एवर देर इज नो फोर्स द स्पीड ऑफ द बॉडी शुड neither इंक्रीज नॉट डिक्रीज। यहाँ पे क्या कंक्लूड किया, that the ball wants to attain that height, so if it will not be given the same height, it will continue to move to infinity, है ना, ये इसका कंक्लूजन है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसका कंक्लूजन है, भाई घर में थोड़ी बना सकता था वो इन्फिनेट लेंथ का, इन्फिनेट लेंथ का थोड़ी बना सकते घर में, तो इसने ऐसा कंक्लूड किया। ठीक है। ठीक है, आई होप द एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। वी विल बी ड्रॉइंग लॉ ऑफ इनर्शिया फ्रॉम दिस, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, अगले क्लास में देखेंगे इनर्शिया क्या होता है। कोई डाउट है तो पूछो, इफ यू वांट समथिंग एल्स टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डू आस्क मी। पूछो पूछो, यहाँ पे डाउट आने चाहिए तुम्हें। सर हम्म। सर वो बॉल इंफिनिटी तक कैसे जाएगा वो बिना फोर्स के? ठीक है, बता रहा हूँ। नीतू पूछ रही है वन मोल क्या है, एक जने पूछ रहा है कि बॉल इन्फिनिटी तक क्यों जाएगा बिना फोर्स के। ठीक है, यही इस बात की ब्यूटी है, आई वॉज वेटिंग कि समवन विल आस्क।
अगर नहीं पूछा होता तो मैं खुद बताया होता नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा वेट करो, है ना। देखो, सबसे पहली बात ना, ये बात को एकदम रट लो, क्योंकि मैं बहुत मोटा लिखने वाला हूँ इस बात को। ठीक है, तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट लिख पाऊंगा। फोर्स इज नॉट नीडेड टू मेंटेन मोशन। जो मोशन ऑलरेडी चालू हो गई है ना, उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें नहीं चाहिए फोर्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? वैक्यूम के बारे में सोचो, अर्थ के बारे में नहीं। वैक्यूम में सोचो। अर्थ के बारे में क्यों मत सोचो, मैं बताऊंगा। वैक्यूम में एक बॉल ले लिए, और वैक्यूम में दूर दूर तक कोई भी, एकदम ही कोई दूसरी प्लेनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम्प्टी है वैक्यूम। वैक्यूम तो है, उसमें भी एम्प्टी है, कोई दूसरा प्लेनेट वगैरह भी नहीं है। उसमें एक बॉल को फेंक दो तुम 10 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अनंत समय बाद भी आओगे ना, अनंत, 10,000 करोड़ साल बाद भी, तभी भी ये बॉल मूव करता ही रहेगा 10 मीटर पर सेकंड से ही। तुम ये बताओ, इसके 10 मीटर पर सेकंड को रोकने वाला कौन है? कोई दूसरी प्लेनेट नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं, है ना। ऐसा मान रहे हैं कि कम्प्लीटली एम्प्टी वाले जगह में पहुंच गए हैं। ठीक है, क्यों बदलेगी इसकी स्पीड? क्यों बदलेगी? बदलने का कोई कारण नहीं है। ये बात गैलीलियो ने खुद बोला। देख रहे हो, यहाँ पे बदलने का कारण ये है, यहाँ पे बदलने का कारण ये है, तो यहाँ पे बदलने का कारण नहीं है। तुम अर्थ में जब सोचते हो ना, वेन यू थिंक एज पर द अर्थ, तब हम गलत सोच बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ में यहाँ पे रोकने वाला है ना। अर्थ में यहाँ पे रोकने वाला फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है। फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी है, बहुत सारे प्रकार के रोकने वाले फोर्सेस हैं, बट एम्प्टी जगह पे कोई नहीं रोकता। तो यहाँ पे उसने जो ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बनाया है ना, ये एक चैम्बर के अंदर बनाया होता है वो गैलीलियो ने। एक चैम्बर के अंदर, उस चैम्बर को वैक्यूम रखने की कोशिश किया होता है वो। वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया होता है हमेशा। क्यों? ताकि एयर रेजिस्टेंस मात्र है। ये जो चीज़ है, इसको मेटल का बनाया होता है वो, मेटल का, गैलीलियो ने। मेटल का क्यों? क्योंकि मेटल को घीस घीस के चिकना बनाया जा सकता है ना। मेटल थाली वगैरह देखो कितने चिकने रहते हैं। बॉल को वैसे घीस घीस के एकदम ही चिकना बना दिया था। इसलिए वो अनंत काल तक चलेगा। हम अर्थ में सोचते हैं कि, अर्थ में हम लोग सोचते हैं कि जरूरत होती है फोर्स की मोशन के लिए। नहीं, फोर्स की जरूरत नहीं है मोशन के लिए, है ना। मोशन को मेंटेन करने के लिए जरूरत नहीं है, मोशन के स्टेट को बदलने के लिए जरूरत है फोर्स की। स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए जरूरत है, स्पीड, डायरेक्शन को बदलने के लिए जरूरत है, लेकिन वो चलता रह रहा है ना, तो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक वगैरह या फिर स्कूटी वगैरह, तो एक्सीलेटर देना पड़ता है? क्योंकि अर्थ में फ्रिक्शन है ना, एयर रेजिस्टेंस है अर्थ में, इसलिए देना पड़ता है। अगर समझो रोड परफेक्टली चिकने होते ना, रोड अगर परफेक्ट चिकने होते और हवा में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो एक बार एक्सीलरेटर दिए, मान लो एक बार गाड़ी चालू कर दिए थे, ठीक है, एक्सीलरेटर दे दिए थे, तो जिंदगी भर चलते रहता, तो कितना भला हो जाता। हमेशा भला होता क्या? अच्छी बात होती क्या ये? नहीं होती। रोकते समय रोक नहीं पाते तुम, समझ रहे हो। रोकते समय ना, रुकती ही नहीं, बिना फ्रिक्शन के रुकती नहीं है गाड़ी। इसीलिए तुमने वर्ड सुना होगा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। इविल तो है, जब गाड़ी चलाना चाह रहे हो, तो फ्रिक्शन के चलते पेट्रोल ज्यादा खर्च करा रहे हो वो, वरना 1 लीटर पेट्रोल में पूरी ब्रह्मांड घूम लो तुम। ठीक है, लेकिन जरूरी भी है, रुकना भी तो है। गाड़ी ऐसे थोड़ी चालू किए तो जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। ठीक है, रुकना भी होता है। समझ गया क्या आशु? जाएगा वो इन्फिनिटी तक, है ना। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो रह ही जाता, तो इन्फिनिटी तक नहीं जाता, बट थ्योरेटिकली वो इन्फिनिटी तक जाएगा, अगर परफेक्टली चिकना बना दिया तुमने तो। ठीक है, ओके, है ना। ये बात को हमेशा याद रखना, तुम भूल जाओगे 2 दिन बाद में ये बात को, तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा। डरना मत। एवरीथिंग एवरीवन सेज कि कैसे बिना फोर्स को चले जाएगा। अबे भाई, फोर्स नहीं चाहिए। वैक्यूम में सोचो, फोर्स नहीं चाहिए। फोर्स धरती में चाहिए, जहां पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन था? नीतू। नीतू का असली नाम गरिमा है। तो ठीक है, तो गरिमा ने बोला कि 1 मोल क्या है। ठीक है,
देखो, 1 मोल कुछ भी नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि एक बनाना ले आओ, तो तुम एक बनाना लेकर के आ जाओगे। मैं बोलूँ कि अगर 12 बनाना ले आओ, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, 1 डजन बनाना भी बोल देते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, 1 डजन नाम क्यों लाए होंगे? क्योंकि केले खरीदने जाते हो मार्केट से, तो हर बार एक ही केला तो नहीं लेकर के आते होगे। मतलब प्रैक्टिकली वी बाई मैनी ऑफ वन थिंग्स। प्रैक्टिकली वी बाई नॉट वन बट मैनी ऑफ द सेम थिंग। ऐसे ही अगर 20 बनाना ले आओ तो क्या बोलोगे? 1 स्कोर बोल देते हैं इसी चीज को। ठीक है। अब केले तो बहुत बड़ी चीज है ना। केला बहुत बड़ा होता है लाइफ में। ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट बोलूँ जो बहुत छोटी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटी है, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल। कोई एक कंटेनर है, इसमें गैस, बहुत छोटे होंगे, मैं जितना बना रहा हूँ उससे भी कई गुना छोटे होंगे। ठीक है। ठीक है ना। अब मैं इसमें बोलूँ कि यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कितना नंबर है बताऊँ? 6.0, समझ ही गए होगे कितना बड़ा नंबर है। 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 थक जाऊंगा करते करते। ठीक है। 23 बार, 6 के बाद में 23 बार 0। तो ऐसी चीज़ों को मैं थोड़ी बोलते रहूंगा यार, इस कंटेनर में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एयर है। अब कहीं पे और बड़ा अगर मैं कंटेनर बना दूं, और बड़ा, ठीक है, जिसमें उससे और 10 गुना ज़्यादा हो, 10 टाइम, तो मैं थोड़ी बोलते रहूंगा 6.022 इंटू 10 टू द 24 मॉलिक्यूल है ना। मैं क्या बोल दूंगा सीधे? 1 मोल है करके। 1 मोल गैस रखी हुई है। 1 डजन बनाना का मतलब समझते हो? 12 बनाना। 1 मोल गैस मतलब समझते हो? इतने मॉलिक्यूल वाला गैस, इतने लोग होंगे वहां पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। 1 मोल मीन्स one mole of gas is that amount of gas which has 6.022 into 10 to the power 23 molecules। ये क्या मैजिकल नंबर है? क्यों यही नंबर, ये नंबर निकल करके आता है, एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये नंबर निकल करके आता है। ठीक है, देखेंगे। और डाउट है तो पूछो। 1 दर्जन में कितने लोग? 12। 1 मोल में कितने लोग? 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। उतने लोग। अगर तुम्हारे पास में इतना सारा पेन होगा ना, इतना सारा पेन होगा, मान लो तुम्हारे पास में, ठीक, इतने पेन होते हैं क्या? इतना पेन तो पूरा कोरबा, पूरा इंडिया मिला करके शायद ही होगा। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास इतने पेन होते तो तुम बोलते कि हाँ मेरे पास 1 मोल पेन है करके चलेगा। ऐसा नहीं कि 1 मोल सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइंड है ना। 1 मोल चॉकलेट हो सकता है, 1 मोल पेन हो सकता है, 1 मोल बस हो सकता है। बट इतने सारी चीजें जनरली गैसेस ही रहते हैं। ठीक है। या फिर किसी, मैं बोलूँ कि इस पेन के अंदर में कितना मॉलिक्यूल भरा पड़ा है, तो हो सकता है तुम बोलो हाँ सर 20 मोल मॉलिक्यूल भरा पड़ा है। छोटे छोटे है ना मॉलिक्यूल, इसमें भी अंदर में होंगे। डाउट है और गरिमा? बताना भी नहीं चाह रही है, चली भी गई है लग रहा है। क्लियर ना? ठीक है, जस्ट अ नंबर। ओके, दिस मच ओनली फॉर टुडे। व्हाट इज द होमवर्क? होमवर्क आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। और यहाँ तक के नोट्स बना करके मुझे सेंड करना। ठीक है, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट तक के नोट्स बना करके तुम सेंड करना। ओके, चलो।